चलिए तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा इसके पहले वाला क्लास में हम लोगों ने सेट 6 को कंप्लीट कर लिया था, यानी सेट 6 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सेट 7, यानी आज हम लोग सेट 7 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कुछ PYQ क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट को कंप्लीट कर लिया था। तो जो भी लोग अगर शुरू से अगर सेट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो जाकर इसी चैनल में सीरियल वाइज अपना सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सेट 7 को लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यह बोला है कि एक घनाभ में समान फलकों का जोड़ कितना होता है, यानी एक क्यूबाइड में मेरा उसका जो समान फलक होता है उसका जो उसमें जोड़ कितना रहता है। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबाइड बना रहे हैं, क्यूबाइड तो बनाने आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया, ठीक है। तो हमको बोला है कि क्यूबाइड का यानी कि घनाभ का जो समान फलक होता है उसका जोड़ कितना होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर ये वाला साइड ले लें, ऊपर वाला, ठीक है, तो अगर इसका समान फलक की बात करें तो ये साइड देखिए तो कितना साइड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला साइड इधर से और इधर से, यानी अगर इसका अगर समान फलक की बात करें तो ये ऊपर वाला साइड क्या 3 साइड से जुड़ा हुआ है। यानी अगर इसका समान फलक की बात करें यानी घनाभ का समान फलक क्या होगा, इसका जो समान फलक होता है उनकी संख्या क्या होती है, 3 होती है। यानी घनाभ का समान फलक कितना होता है, 3 होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कम से कम और अधिक से अधिक त्वरण के लिए त्वरण काटक बिंदु का भुज क्या होगा। यानी हमसे पूछा है कि कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना त्वरण का बिंदु हो सकता है, यानी उसका भुज में क्या कहलाता है। यानी अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, यानी त्वरण निकालते समय हम लोग अगर कम से कम यानी मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो वो मेरा भुज क्या कहलाता है, ऑप्शन में है माध्य कहलाता है, या फिर माध्य कहलाता है, या फिर विचलन कहलाता है, या फिर बहुलक कहलाता है। तो यहाँ से अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का मेरा जो है ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी हम माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कम से कम और अधिक से अधिक क्या करते हैं, त्वरण को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी अगर भुज का अगर डिफाइन करना है तो वो मेरा क्या कहलाता है, माध्यक यानी कि मीडियन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार को त्रिज्या आदि कर दी जाए, यानी मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का त्रिज्या क्या कर दिए, पहले मान लीजिए उसका त्रिज्या r था, ठीक है, बाद में क्या करिए उस त्रिज्या को आधा कर दिए यानी कि r/2 कर दिए। उसके बाद बोला है कि तो ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन का आयतन का मूल बेलन हमको अनुपात निकालना है। यानी उसका जो हाइट है वो हाइट को चेंज हम लोगों ने नहीं किया, हाइट मेरा फिक्स था, तो हमको बताना है कि उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि उसका त्रिज्या क्या था, यानी मान लेंगे कि उस बेलन का पहले त्रिज्या था r, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अनुसार बोले तो बाद में उसका त्रिज्या क्या हो गया, आधा हो गया यानी r/2, यानी उसका त्रिज्या फिर क्या हो गया, उसका जो त्रिज्या था वो कितना हो गया, r/2 हो गया। यानी पहले उसका त्रिज्या r था, बाद में उसका त्रिज्या r/2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि उसके हाइट को हम लोगों ने चेंज नहीं किया, यानी पहले उसका हाइट h था तो बाद में उसका हाइट क्या होगा, h होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन का मूल बेलन,
यानी बेलन का आयतन हमको निकालना है, यानी बेलन का आयतन का अनुपात। तो सबसे पहले बताइए बेलन का अनुपात का फॉर्मूला क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहाँ पर अगर बेलन का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी अगर हम सिलेंडर का रेशियो निकालना चाहें तो उसका रेशियो क्या होता है, तो उसका बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहाँ पर दो बेलन है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर एच बटा में पाई R2 का स्क्वायर बटा में एच। यहाँ पर देखिए एच को भी हम लोग चेंज कर सकते थे, यानी H1/H2 लिख सकते थे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं H1, यहाँ पर H2। अब हम लोग जानते हैं कि H1 और H2 आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने बेलन का जो ऊंचाई था उसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया। अब यहाँ से हमको इसका रेशियो निकाल लेना है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल होगा और H1 और H2 भी कैंसिल होगा, क्योंकि मेरा H1 और H2 क्या है, दोनों बराबर है। अब यहाँ से R1/R2 का रेशियो क्या मिलेगा, यानी ऊपर में है R1 का स्क्वायर और नीचे में है R2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है कि अथी सिलेंडर का जो त्रिज्या है वो पहले R था और बाद में R/2 हो गया, यानी इसका रेशियो क्या होगा R/2 का स्क्वायर। यानी यहाँ से R मेरा कैंसिल होगा, तो कितना बच गया 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, यानी इसका रेशियो क्या मिल गया 1:4। यानी कि बेलन का आयतन का अनुपात क्या मिल गया 1:4। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको मेरे पास एक लंबवृत्तीय बेलन है, उस बेलन का त्रिज्या पहले R था और बाद में क्या हो गया R/2 हो गया, उसके बाद ऊंचाई उसका क्या था, दोनों का समान था। तो हमको बताना था कि बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाए और यहाँ से इसका अनुपात निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो इसका युग्म क्या होगा। यानी मेरे पास अगर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन क्या करें, अगर दोनों इक्वेशन आपस में अगर प्रतिच्छेदी हो तो हमको बताना है कि इसका आलेख क्या होगा, यानी सॉल्यूशन का हमको नेचर बताना है। यानी क्या बोला है, अनेक हल हो यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, या फिर कोई हल ना हो, या फिर एक हल हो, या फिर दो हल हो। तो बताइए मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन की बात करें तो a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप लोग बताइए कि मेरे पास दो इक्वेशन है, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको ओवरऑल कितना कंडीशन देखने को मिलता है, ये आप लोग बताइए। आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा, ये अगर हम दो समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें ओवरऑल हमको 3 कंडीशन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर लिखते हैं अगर हम इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल हमको 3 सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सॉल्यूशन मिलता है, इसमें पहला की अगर बात करें ओवरऑल 3 सॉल्यूशन मिलता है हमको। पहला मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी मेरा समीकरण का क्या हो एक ही हल होता है, उस केस में क्या मेरा इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर दूसरा सॉल्यूशन की बात करें तो दूसरा मेरा होता है नो सॉल्यूशन, यानी मेरा समीकरण का एक भी सॉल्यूशन ना हो। और तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी तीसरा केस क्या बनता है मेरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला केस बनता है। यानी तीसरा केस क्या बनेगा आपका, तीसरा जो केस होगा वो आपका बनेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग कंडीशन बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन कब होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन कब होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है।
तो यहाँ देखिएगा, अगर हम यूनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, B1/B2। ये मेरा किसका कंडीशन हो गया, ये मेरा हो गया यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन। उसी तरह से अगर नो सोल्यूशन का कंडीशन की बात करें तो ये क्या होता था, A1/A2 जो था वो बराबर होता था किसके, B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या होता था, C1/C2 के। यानी एक ही क्वेश्चन में आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मेनी सॉल्यूशन का केस क्या था, A1/A2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, B1/B2 के, और बराबर होगा C1/C2 के। ये मेरा किसका केस बनता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से आपको क्या बोला क्वेश्चन में, अगर मेरा दो समीकरण प्रतिच्छेदी हो तो दो सॉल्यूशन प्रतिच्छेदी कब होता है, यानी ये मेरा लाइन फर्स्ट हो गया, ये मेरा लाइन सेकंड हो गया, यानी दोनों आपस में अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस केस में मेरा सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या था, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब मेरा आपस में लाइन कभी कट नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। जैसे मेरा लाइन मेरा पैरेलल हो गया तो इस केस में इसका एक भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलता है, जब मेरा सॉल्यूशन क्या हो, यानी एक ही लाइन पर क्या कर दे, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन क्या हो जाए, स्टैंड हो जाए। यानी एक ही लाइन पर अगर दूसरा लाइन आ जाए, इस केस में मेरा सॉल्यूशन का बहुत सारा हल देखने को मिलेगा। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ से मालूम चल गया होगा। यानी इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, एक हल। यानी इस क्वेश्चन में हमको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिला होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सारा कंसेप्ट आपको रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुपद x² प्लस px बराबर 12 का शून्य अगर 3 हो तो हमको p का मान बताना है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px बराबर x² प्लस px प्लस 12, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इस पॉलिनोमियल में कितना सॉल्यूशन हो सकता है, यानी इस पॉलिनोमियल का कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, कितना पॉसिबल होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल का जितना पावर होता है उतना सॉल्यूशन उस इक्वेशन का बनता है। तो यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल का पावर 2 है तो इसका 2 सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था, उसको आप लोग को बताना था। चलिए, ये मेरा पॉलिनोमियल है, उसका एक शून्य अगर 3 हो, यानी उसका एक रूट क्या हो, 3 हो, तो हमको पी का मान बताना है। तो देखिए पी का मान कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एक शून्य अगर 3 हो, यानी पी एक्स का वैल्यू क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो यहाँ से हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, एक्स के जगह पर 3 पुट कर देते हैं, तो वहाँ से आपको पी का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी हमको निकालना है पी ऑफ 3, यानी यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस पी इंटू में 3 प्लस 12, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 3p प्लस 12, यानी यहाँ क्या होगा, 3p प्लस 21, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3p बराबर माइनस के 21, यानी 3 से इसको अगर काटिएगा 7 बार में, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस का 7, यानी p का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये भी जो सब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको क्या करिए, इसमें आपको साथ ही साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग ऐसे मत इसको देखिए, एक कॉपी कलम साथ में लेकर रखिए, क्वेश्चन जैसा ही है वीडियो को स्टॉप करिए और क्वेश्चन पहले अपने से बनाइए। ठीक है, क्योंकि मैथ में जब आप अपने से ट्राई नहीं करिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उस समय लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बाद में अगर उसी क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, हमको बोला है बिंदु 4, -5 का y नियमांक क्या है। आसान क्वेश्चन है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हमको बिंदु
4, -5 का नियमांक बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला है, मेरे कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -5। अच्छा बताइए आप लोग, किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, यानी उसको लिखने का तरीका क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका है x, y, यानी हम लोग पहले x को लिखते हैं और बाद में y को लिखते हैं। तो यहाँ से अगर कंपेयर करिएगा तो x का कोफिशिएंट कितना है, यानी x का नियमांक कितना है, 4 होगा, और y का नियमांक क्या होगा, -5 होगा। बस यही बताना था। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, y का नियमांक तो कितना आ गया, -5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक जीवा ए बी वृत्त का केंद्रक पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, यानी मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। चलिए सर्कल को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसके साथ साथ डायग्राम को आप लोग बनाइए। ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया। अब क्या बोला है, यदि एक जीवा ए बी वृत्त का केंद्र पर 60 डिग्री, यानी हमको क्या है, एक जीवा को ड्रॉ करना है, यानी हमको एक कोण ड्रॉ करना है ए बी। यानी यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं, इस यहाँ से ऐसे एक, हाँ, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसे कोण को एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी मेरा क्या है, यानी ये वाला मेरा पॉइंट ए होगा और ये वाला पॉइंट मेरा बी होगा। ए बी मेरा कोण है और ये कोण क्या कर रहा है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। यानी ये जो है, यानी केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यानी सेंटर पर जो है ये 60 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण को बना रहा है। यानी ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर आगे क्या बोला है कि तो ए और बी पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, यानी हमको ए और बी पर स्पर्श रेखा का कोण का हमको एंगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना होगा, हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी ए पर हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और बी से एक टेंजेंट को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ए से हम लोगों ने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया और उसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, हाँ, यानी ए से हम लोगों ने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और यहाँ से इसको ऐसे मीटअप कर दिए। यानी मान लीजिए दोनों पॉइंट क्या है, किसी भी बिंदु पर क्या करें, मिल रही है। यानी ये वाला मान लीजिए आपका पी हो गया। हाँ ठीक है, अब हमको बताना है कि ए और बी का स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना बनेगा। यानी ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी, यानी हमको क्या निकालना है, ओवरऑल एंगल पी का वैल्यू निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पर कुछ बातें को लिखना होगा। यानी सर्कल का सेंटर मान लीजिए ओ है, ठीक है, हाँ, यानी जब भी आपको एक बात याद रखना होगा। ठीक है, बात क्या है, अगर हम स्पर्श रेखा पर अगर सेंटर से उस पर नीचे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोगों ने सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने ये वाला बात पढ़ा था। ठीक है, यानी यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए पी के। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ ए पी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या बोले हम, ओ ए जो है वो क्या है, ए पी टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम अगर टेंजेंट से अगर सेंटर से अगर लाइन को ये वाला लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए मेरा एंगल ए क्या हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली क्या बोलेंगे, ओ बी जो है, ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी पी के। तो यहाँ से एंगल ओ बी पी कितना होगा, ये भी होगा आपका 90 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है,
अब समझिए, हमको निकालना है एंगल पी। तो एंगल पी कैसे निकलेगा? एंगल पी निकालने के लिए हमको लिखना होगा, यहाँ पर लिखिए, इन क्वाड्रिलेटरल, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं? ओ ए पी बी, यानी ओ ए पी बी, यानी इस क्वाड्रिलेटरल को अगर बाहर दिखाना चाहे तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यानी ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ओ है, ये मेरा बी है और ये मेरा पी है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो एंगल ओ कितना है आपका? 60 डिग्री है। ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये वाला आपका 90 डिग्री है। तो हमको एंगल पी निकालना है। तो यहाँ से आप लोग पी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से क्या बोलेगा? इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एंगल, एंगल ओ प्लस एंगल ए, यानी एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी बराबर 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज का सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। एंगल ओ कितना है? 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी बराबर 360। अब यहाँ से आप लोग एंगल पी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हुआ? 360 माइनस 240, यानी एंगल पी का वैल्यू क्या मिल गया? 120 डिग्री। तो यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी एंगल पी का वैल्यू 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हमसे क्या पूछा था कि ए और बी का स्पर्श रेखा का बीच कितना एंगल बनेगा? तो एंगल क्या बनेगा आपका? 120 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रैखिक समीकरण x-4 बराबर 0 का ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? यानी हमको एक समीकरण दे दिया x-4 बराबर 0। ठीक है, हमको इस समीकरण को ग्राफ पर क्या करना है? प्लॉट करना है। यानी अगर x-4 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू क्या मिल गया? 4 मिल गया। बस इसी को हमको क्या करना है? ग्राफ के माध्यम से आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले ग्राफ को बनाना होगा, यानी ये वाला मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इसको पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। यानी ये मेरा हो गया इसका ओरिजिन। ठीक है, ये मेरा 1 2 3 और 4। इधर ले लेते हैं -1 -2 और -3। नीचे में भी ले लेते हैं -1 -2 और -3 और यहाँ पर -4 और ऊपर में भी प्लॉट करना होगा 1 2 3 4। ये हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्लॉट कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है हमको? x बराबर -4, यानी x बराबर -4 क्या होगा? सॉरी +4, यानी x का वैल्यू हमको 4 लेना है। तो x का वैल्यू 4 कब होगा? यानी x बराबर 4 का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? हाँ, यानी x का वैल्यू -4 कब होगा? यानी ये मेरा ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, यानी x अक्ष में हम लोगों ने +4 यानी 4 इकाई चला और y डायरेक्शन में हम लोगों ने 0 इकाई चला। यानी अगर हम x एक्सिस पर रहते हैं तो मेरा y का वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है, और अगर हम y एक्सिस पर रहते हैं तो मेरा x का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा होगा ये 4,0, यानी x पर हम लोगों ने 4 इकाई चला और y पर हम लोगों ने 0 इकाई चला। यानी ये मेरा ग्राफ का निर्देशांक हो गया। यानी यहाँ पर इस समीकरण क्या हो गया? x-4 बराबर 0। यानी ये जो लाइन है वो किसको दर्शाता है? x-4 बराबर 0 के समीकरण को। तो x-4 बराबर 0, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक सरल रेखा, यानी ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। यानी एक सरल रेखा, यानी एक ही लाइन से क्या कर रहा है? पास आउट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा? यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए।
चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस सेके को, यानी सेक क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेके को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos ए प्लस tan ए क्या होता है, tan किसका किसके बीच में रेशियो होता है, sin ए बटा cos ए, यानी tan ए को लिख सकते हैं sin ए बटा में क्या cos ए, और ये 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा, cos ए, यानी ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, ऊपर वाले दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर में दिख रहा होगा ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है कॉस ए। अब यहाँ से आप लोग को एक आइडेंटिटी पता होगा, आइडेंटिटी क्या था, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज करना है, यानी कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से एक कॉस मेरा कैंसिल होगा, यानी ऊपर में क्या बचेगा आपका कॉस ए, यानी कॉस ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर बोला है कि आधुनिक गणितज्ञ में अनुसार अपरिभाषित पद क्या है, यानी पहले के गणित के अनुसार मेरा जो अपरिभाषित शब्द यानी अनडिफाइंड पद क्या है, ऑप्शन में क्या है, बिंदु, ये मेरा तो डिफाइन पद है, रेखा ये भी मेरा डिफाइन है, और समतल ये भी मेरा डिफाइन है, यानी यहाँ हमको दिख रहा है कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों मेरा डिफाइन है, यानी कि तीनों जो है तीनों टर्म क्या है, प्रभाषित है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर -1,0 और बी बराबर 5,-2 तथा सी बराबर 8,2 हो तो ट्रायंगल ABC का माध्य का केंद्र का नियमांक क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ABC। अब ट्रायंगल का हमको कोऑर्डिनेट दे दिया, यानी इसका निर्देशांक दे दिया, क्या क्या है, -1,0, ये क्या है 5,-2, और सी कोऑर्डिनेट है आपका 8,2। हमसे क्या पूछा है कि ट्रायंगल ABC का केंद्र का नियमांक निकालना है, यानी इसका जो सेंट्रोइड होगा उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट मान लीजिए P है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y। तो हमको x, y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर हमको ट्रायंगल का अगर केंद्र का निर्देशांक निकालना है, यानी अगर हमको x, y का वैल्यू निकालना है तो x, y का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो इसका फॉर्मूला था x1 + x2 + x3/3, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y1 + y2 + y3/3। ये मेरा त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला था। अब यहाँ से निकाल लीजिए, x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी x, y क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3/3, यानी -1 + 5 + 8, यानी -1 + 5 + 8/3, y1 + y2 + y3/3, यानी 0 + -2 यानी 0 + -2 + 2/3। ठीक है, यानी यहाँ से क्या मिलेगा आपको x, y का वैल्यू, यहाँ आपको मिलेगा 8 + 13 यानी कि 12/3,
यानी कि 4 कॉमा यहाँ पर आपको मिलेगा 0, यानी 0/3 क्या होता है? 0 होता है। यानी 4,0, यानी x, y का वैल्यू क्या मिल गया? 4,0, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 12 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि हमको रिलेशन बताइए माध्य, माध्यिका और बहुलक में, यानी मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने मीन मीडियन मोड में रिलेशन पढ़ा था कि बहुलक बराबर क्या होता है, यानी मोड बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। यानी मीन मीडियन मोड में हम लोगों ने ये वाला रिलेशन को पढ़ लिया था। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 3 4 से 5 7, इसका माध्य अगर x हो, ठीक है, तो आंकड़ा हमको दिया है, इसका माध्य अगर x-1 हो, तो हमको बताना है कि p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए ऊपर वाला आंकड़ा को देखिए, उसका माध्य x दिया है, यानी माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी टर्म दिया है उसका योग प्लस में जितना टर्म है। यानी यहाँ से डायरेक्ट आप लोग x बराबर क्या बोलिएगा? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, और नीचे में नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे में क्या होगा? 6। अब यहाँ से क्या किया आप लोग? x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 6x बराबर क्या होगा? 4 4 8, 8 5 13, और 13 और 7 20 और 4 24, यानी 6 से कटेगा 4 बार में, यानी x का वैल्यू 4 मिल गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए, अब इस x का वैल्यू को अगर हम लोग सेकेंड वाले टर्म में अगर यूज कर ले, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू निकल जाएगा। यानी सेकेंड वाला आंकड़ा क्या है? 3 2 2, यानी सबसे पहले इस आंकड़ा को क्या करते हैं? सेकेंड वाला आंकड़ा में आपको माध्यिका दिया है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाकर लिख देते हैं। यानी इस आंकड़ा को अगर आरोही क्रम में लिखिएगा तो क्या होगा? 2 2 3 3 3 4 और p। ठीक है, सबसे पहले इस आंकड़ा को आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखिए इसका माध्य अगर x-1 हो, यानी यहाँ से x-1 बराबर क्या बोलिएगा? 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस p, और नीचे में क्या? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर 4 डाल दे तो यहाँ पर क्या होगा? 3, यानी 3 इंटू में इस 7 को अगर इधर लाइएगा तो क्या होगा? 4 3 7 और 7 3 10, 10 3 13 और 13 4 17 प्लस p। ठीक है, यानी यहाँ क्या मिलेगा? 21 बराबर 70 प्लस p, यानी यहाँ से p का वैल्यू क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो देखिए यहाँ से आपको p का वैल्यू मिल गया, ठीक है, और यहाँ से आपको q, तो यहाँ से हमको p तो मिल गया, हमको अब क्या निकालना है? q। तो q कैसे निकलता है? यानी हमको इस क्रम का, यानी इस आंकड़ा का सबसे पहले माध्यिका निकालना होगा। तो आंकड़ा क्या क्या है? आंकड़ा मेरा 2 2 3 3 3 4 p, ये मेरे पास आंकड़ा है, और इसका हमको दे दिया है माध्यिका। माध्यिका क्या है? q है, तो हमको q का वैल्यू निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का वैल्यू 7 है। तो ये 7 मेरा क्या है? एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के केस में हम लोगों ने माध्यिका का फॉर्मूला पढ़ा था। माध्यिका बराबर क्या होता है? ये आपका होता है n+1 बटा दुआ पद। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू 7 है, यानी 7 + 1 बटा 2, यानी कितना? 8 बटा 2, यानी कितना? 4वां पद। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको माध्यिका दिया था q, यानी q बराबर क्या करना है? हमको 4वां पद को देखना है।
अब इस क्रम में देखिए चारवां पद कौन सा हो गया आपका 3, यानी यहाँ से आपको क्यू का वैल्यू क्या मिल गया, क्यू का वैल्यू मिल गया 3 और पी का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं 4। अब देखिए पी और क्यू का वैल्यू पता चल गया, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था, पी प्लस क्यू क्या होगा, यानी यहाँ पर पी प्लस क्यू बराबर क्या बनिएगा 4 + 3, यानी कितना 7, यानी पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा 7 होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 14 नंबर सवाल क्या बोला है, एक बहुपद है, ठीक है, उसको जब x² - x - 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या मिलता है x - 2। तो हमको इसका क्या बताना है, यहाँ पर क्या है थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, यानी यहाँ पर आपका क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल की जगह पर आपको क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, यानी यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है इसका शेषफल, यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा इसका शेषफल, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको शेषफल निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है उसको लिखिए क्वेश्चन में, हाँ, यानी इसका भागफल क्या है, भागफल बराबर बोलिएगा कितना x - 2, ठीक है, इसका भाजक क्या है, यानी इसका भागफल अगर x - 2 है तो इसका भाजक क्या है x³ माइनस, तो इसका भाजक क्या है, यानी भाग लगाने पर क्या मिला -x² + x - 1, और इसका भाज्य क्या है, यानी डिविडेंड इसका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा -x³ + 3x² - 3x + 5। तो हमको निकालना है इसका शेषफल। तो यहाँ से आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा, एक रिलेशन क्या होता है इन चारों में, कि डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि यहाँ से एक रिलेशन क्या था, भाज्य बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी कि भाजक इंटू भागफल, और प्लस में क्या है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि यहाँ पर बोलिएगा भागफल इंटू भाजक और प्लस में क्या शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ से भाज कितना है, यहाँ आपको दिया माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5, ये किसके बराबर होगा, भागफल क्या है x - 2, इससे अगर गुना करिएगा किसमें माइनस के x² + x - 1 से, और प्लस में हमको शेषफल निकालना है। बस इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको शेषफल पता चल जाएगा, ठीक है, यानी इधर वाला टर्म क्या होगा माइनस का x³ + 3x² - 3x + 5, बस इसको गुना करिए, यानी पहले x में क्या करिए सबको गुना करिए, तो क्या बनेगा माइनस का x³ प्लस का x² माइनस का x, फिर क्या बनेगा प्लस का 2x², उसके बाद माइनस का 2x और प्लस का 2 प्लस शेषफल, ठीक है। अब चलिए इसको अगला पेज पर सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर क्या था माइनस का x³ प्लस का 3x², उसके बाद -3x + 5, यानी यहाँ लिखिएगा -3x + 5, यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा आपका माइनस का x, अब देखिए यहाँ पर +x² + 2x², यानी 3x², यानी यहाँ लिखिएगा -x³ + 3x², उसके बाद यहाँ लिखिए -x और -2x, यानी कि -3x, यानी -3x + 2, और यहाँ पर क्या है आपका प्लस का शेषफल। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से x³ से x³ कैंसिल होगा, +3x² से +3x² कैंसिल होगा, -3x से -3x कैंसिल होगा,
यानी यहाँ पर क्या बचा, इधर 5 और उधर -2, यानी इस 2 को अगर इधर भेजेगा तो क्या बनेगा, 5 - 2 बराबर शेषफल। यानी शेषफल क्या मिल गया आपको, 5 - 2 यानी कि 3। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। यानी इसका रिमाइंडर क्या मिल गया, 3। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी त्रिभुज एबीसी में बी ए व सी पर बने बाह्य कोण 100 डिग्री तथा 100 डिग्री हो तो हमको बी ए सी का वैल्यू निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये मेरा हो गया ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। हमको और बी और सी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। यानी इसका क्या निकालना है, हमको बाह्य कोण निकालना है। यानी ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। तो चलिए मान लीजिए कि इसको डी पॉइंट पर एक्सटेंड किया और इसको ए पॉइंट पर एक्सटेंड किया। अब क्वेश्चन में क्या है, बी और सी का बाह्य कोण कितना है, 100 और 100। यानी बी का बाह्य कोण कितना है, 100 है और सी का भी बाह्य कोण कितना है, 100 है। तो हमको बताना है कि ये एंगल ए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस एंगल को हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या बोलिएगा, एंगल देखिएगा, एंगल ए बी डी बराबर क्या बोलेगा, यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके इंटीरियर के अपोजिट के सम के बराबर होता है। यानी यहाँ पर एंगल बी डी ई बराबर क्या बोलिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल ए। सिमिलरली एंगल ए सी ई बराबर क्या बोलिएगा, ए सी ई बराबर बोलिएगा एंगल 1 प्लस एंगल ए। अब देखिए अब देखिए यहाँ से हमको एंगल ए बी डी पता है कितना है, 100। यानी एंगल 2 प्लस ए बराबर कितना है, 100 है। और एंगल 1 + 2 बराबर कितना है, 100 है। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को क्या करिए, ऐड करिए। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को ऐड करिएगा तो मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर क्या, 200 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं और इस एंगल ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर कितना, 200। एक साथ क्यों लिए, क्योंकि देखिए एंगल 1 एंगल 2 और एंगल ए कहाँ है, एंगल 1 ये मेरा है, एंगल 2 और एंगल 3 एंगल ए। यानी यहाँ दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ क्या लिखिएगा, 180 डिग्री प्लस एंगल ए बराबर कितना, 200। यानी यहाँ से एंगल ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 200 माइनस 180 यानी कितना, 20 डिग्री। यानी एंगल बी ए सी का वैल्यू क्या मिल गया, 20 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 0 डिग्री प्लस 2 √sec 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मान बताना है। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, cos 0 डिग्री प्लस 2 √sec 45 डिग्री माइनस 3 √tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। बस इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। cos 0 क्या होता है, ये आपका होता है 1 प्लस 2 √sec 45 डिग्री। यानी cos 45 का मान होता है 1/√2, तो sec 45 का मान क्या होगा, √2 यानी इंटू में √2 माइनस 3 tan 30 का मान होता है 1/√3। यानी यहाँ से आपको √3 से √3 कैंसिल होगा। यानी 1 प्लस √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, 2। यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, sin 2a बराबर है 2 sin a। तो हमको बताना है कि ए के किस मान के लिए ये वाला बात सत्य है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a। अच्छा, एक फार्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। फार्मूला क्या था, sin 2a बराबर होता है
2 sin A इंटू कॉस ए, ये होता है आपका sin 2A का फॉर्मूला। यानी sin 2A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 sin A इंटू में कॉस ए बराबर होगा किसके, 2 sin A के। यानी यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गया, यानी कॉस ए बराबर क्या मिल गया, 1। अब देखिए कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, जब कॉस मेरा 0 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, यानी यहाँ से कंपेयर करेगा तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 डिग्री। यानी अगर हम 0 डिग्री एंगल रखें तो ये वाला बात मेरा सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, संख्या 144 और 332 का मासा निकालना है। यानी हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसको डिवीजन विधि से सॉल्व करते हैं। यानी हमको डिवाइड करना है 144 में 332 से, तो इसको भाग लगाइए, यानी 2 बार में भाग लगाइएगा तो क्या होगा, 288। फिर 84 से क्या करेंगे, 144 में भाग लगाएंगे, यानी एक बार में कितना, 84। फिर 60 से 84 में भाग लगाएंगे, यानी एक बार में क्या, 60। फिर 24 से 60 में भाग लगाएंगे, 24 दूना, यहाँ करते हैं इस कैलकुलेशन को, यानी यहाँ क्या मिला, 24। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 24 में 60 से भाग लगाएंगे, यानी 24 दूना 48, यानी क्या मिला, 12। फिर 12 में 24 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 2, यानी इसका रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो एचसीएफ क्या कहलाता है, जिस भागफल पर यानी जिस भाज्य पर मेरा क्या हो उसका रिमाइंडर 0 मिल जाए, वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी इसका मौसा क्या होगा, 12, यानी यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य अगर 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी हमको 4 विषम संख्या का माध्य दे दिया और हमको बताना है कि क्या इसका सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो सबसे पहले बताइए 4 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। यानी अगर हमको 4 लगातार विषम संख्या 4 लगातार विषम संख्या लिखना हो तो क्या क्या होगा, x-3, x-1, फिर x+1 और x+3। ये मेरा क्या कहलाता है, 4 लगातार विषम संख्या। इसी जगह आपको पूछता अगर 4 लगातार सम संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, x-2, x-1, x+2 और x+4। यानी हमको ये 4 टर्म दे दिया, इसका माध्य क्या है, 6 है। तो हमको सबसे बड़ा संख्या निकालना है, यानी सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट माध्य बराबर क्या बोलेंगे, जितना टर्म है सबको ऐड करिए, यानी x-3 प्लस x-1 प्लस x+1 और प्लस में x+3, इस सब का माध्य कितना है, 6। यानी 6 बराबर क्या होगा, x यानी 4x प्लस, यहाँ देखिए यहाँ आपका 3x और यहाँ पर भी 4, यानी डायरेक्ट क्या बचेगा आपको, 4x। यानी यहाँ पर आपको बचेगा प्लस का 4 और माइनस का 4। यानी यहाँ से आपको क्या मिला, 4x बराबर 6। यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4x बराबर 6। हाँ सॉरी, नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में लिखते हैं कितना टर्म है उसका, यानी n समों का योग बटा में n। यानी यहाँ टोटल कितना टर्म है, 4 टर्म है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 बराबर 4x बटा 4, यानी 4 से 4 कैंसिल, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया आपके पास, 6। अब हमको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हुई। तो देखिए इन चारों टर्म में हम लोग किस टर्म को इस x का वैल्यू रखें जहाँ पर हमको बड़ा संख्या मिले।
तो हमको दिख रहा है कि अगर हम x+3 में अगर x का वैल्यू लिखें तो हमको यहाँ से सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, यानी x+3 बराबर क्या होगा, x का वैल्यू 6 यानी 6+3, यानी सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो कितना होगा, 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बहुपद x³ माइनस x² माइनस 7 माइनस x का 2 शून्य x √7 और माइनस √7 हो तो हमको तीसरा शून्य निकालना है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमको तीसरा शून्य ज्ञात करना है, यानी इसका तीसरा शून्य क्या होगा। हाँ, तो इसका तीसरा शून्य कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए इसका भाग में विधि से निकालते हैं। यानी हमको पॉलिनोमियल दिया है x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 2, इसका 2 शून्य क्या है, x प्लस √7, यानी पहला शून्य है x प्लस √7 और दूसरा शून्य है x माइनस √7। तो हमको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का तीसरा शून्य क्या होगा। तो यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, x² माइनस 7, यानी अगर हम इससे अगर इसको अगर डिवाइड लगा दें तो यहाँ से आपको तीसरा शून्य पता चल जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड लगाते हैं, यानी x² माइनस 7 में भाग लगाना है किसमें, x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 2। अब देखिए इसको भाग कैसे लगाते हैं, अब यहाँ देखिए यहाँ पर x² और यहाँ पर x³, यानी यहाँ से अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर होगा, यानी यहाँ क्या होगा x² इंटू x, यानी x³ और यहाँ पर क्या होगा माइनस के 7x। आप क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा साइन चेंज हो जाता है, यानी x³ कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका यहाँ से आपका क्या कैंसिल हो गया, माइनस का 7x, यानी यहाँ पर आपका क्या बचा, यानी यहाँ पर आपको बचेगा x² और यहाँ पर माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, यानी यहाँ से अगर हम प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है 7, यानी यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, यानी x² माइनस 7, तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें यानी x² इंटू 1 यानी x² और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 7, यानी साइन अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी माइनस प्लस, यानी दोनों चीज़ कैंसिल और रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिल गया। अब देखिए इसका तीसरा शून्य निकालना है, तो इसका तीसरा शून्य क्या होगा, x+1, यानी इसका तीसरा शून्य क्या होगा, और अगर आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं कि x+1 इसका तीसरा शून्य है कि नहीं, तो क्या करिएगा आप लोग, यहाँ से x का वैल्यू -1 में अगर यानी x की जगह पर अगर -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करिएगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, यानी कि सॉरी x+1 यानी x बराबर -1। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a बराबर BQ प्लस R हो, यानी a बराबर क्या होगा, BQ प्लस R, हमको a का वैल्यू कितना है 30 है, b का वैल्यू कितना है 5 है, तो हमको q का वैल्यू ज्ञात करना है और r का वैल्यू भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन में ऊपर क्या दिया है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यानी a बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ से अगर b का वैल्यू निकालें, यहाँ से क्या करते हैं, इस कंडीशन में अगर q बराबर बोले तो q बराबर क्या होगा, a बटा b, यानी कितना 30/5, यानी यहाँ से q का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू, तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, a बराबर क्या दिया है, BQ प्लस R, यानी a का वैल्यू 30 है, b का वैल्यू 5 है। ठीक है, यानी 30 से 30 कैंसिल, यानी r का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया।
यानी हमको क्या बताना है, क्यू और आर का कोऑर्डिनेट। तो क्यू और आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 6,0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। यानी पी और क्यू जो है वो दोनों क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो हमको बताना है कि इसका अभाज्य संख्या क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम अभाज्य संख्या यानी कि अगर प्राइम नंबर का अगर मौसा निकालते हैं तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहें तो मान लीजिए पी का वैल्यू अगर 5 ले लें, एक मेरा नंबर 5 और एक मेरा नंबर 7 है, तो अगर इस 5 में अगर 7 से डिवाइड लगाइएगा तो क्या होगा, यानी अगर इस 5 में अगर 7 से डिवाइड लगाइए तो क्या होगा, 5 कम 5, फिर यहाँ से 2 उतारिएगा, फिर 2 दूना 4, यहाँ 1, फिर 1 में 2 से डिवाइड लगाइएगा तो क्या, 2 एकम 2। यानी हमेशा याद रखिएगा, अगर हम दो अभाज्य संख्या को अगर मौसा निकालते हैं तो उसका हमेशा मौसा क्या होगा, 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि किनारा ए का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमको क्या दिया है, घन का किनारा क्या है, ए है। तो हमको निकालना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए ये मेरा क्यूब हो गया, अच्छा क्यूब में टोटल कितना वर्टेक्स होता है, 8। क्यूब का टोटल कितना फेस होता है,